हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम आलोक कुमार वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन इनसाइड बूस्टर। सो टुडेज टॉपिक इज प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स। सो यहाँ पे हम नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट देख सकते हैं। इसमें काफ़ी साफ साफ लिखा गया है और चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है नरेंद्र मोदी जी ने। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैज़ डिवोटेड हर लाइफ टू सर्विंग सोसाइटी एंड एम्पावरिंग द पुअर, डाउन ट्रोडन एज वेल एज द मार्जिनलाइज्ड. She has rich administrative experience and had an outstanding gubernatorial tenure. I am confident she will be a great president of our nation. So यहाँ पे एक शानदार सा वर्ड यूज किया गया है गुबरनेटोरियल। इसका मतलब होता है रिलेटेड टू गवर्नर। ये इसलिए वर्ड यूज किया गया है क्योंकि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। यहाँ पे हम द हिंदू की आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि ओपोजिशन कैंडिडेट्स जो हैं वो है यशवंत सिन्हा, मतलब सारे ओपोजिशन पार्टी जितने भी हैं उन्होंने अपना अलाइनमेंट किया है और उन्होंने अपना एक कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को चुना है। यहाँ पे भी एक द हिंदू का आर्टिकल है जिसमें यह बताया गया कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए की प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स होंगी। ओके, नाउ सवाल ये उठता है कि वाई मिस द्रौपदी मुर्मू। सो हम नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट ऑलरेडी देख चुके हैं, उससे हमें ये ऑलरेडी पता चल चुका है कि द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों चुनना चाहती है एनडीए। सो ये फॉर्मर झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं और उन्हें झारखंड के गवर्नर एनडीए ने ही बनाया था। और अगर ये प्रेसिडेंट बनती हैं तो शी कैन बी द फर्स्ट ट्राइबल एंड सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड वुमेन इसलिए क्योंकि श्रीमती प्रतिभा पाटिल ऑलरेडी हमारे देश की पहली महिला प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। और ये एक जानने योग्य बात है कि द्रौपदी मुर्मू जी को 2017 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी कंसिडर किया गया था, बट बीच में रामनाथ कोविंद जी को एनडीए ने सेलेक्ट कर लिया। द्रौपदी मुर्मू जी एमएलए भी रह चुकी हैं एंड ये मिनिस्टर का पोस्ट भी संभाल चुकी हैं उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली में। एंड यह एक कयास लगाया जा रहा है कि क्यों द्रौपदी मुर्मू जी को बीजेपी चुनना चाहती है। सो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं और ये चारों राज्यों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 128 सीट्स रिजर्व किए गए हैं। और पिछले जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी ने इन चारों राज्यों में 35 सीट्स सिक्योर किया था। चारों राज्यों में सारे सीटों में नहीं, 128 जो रिजर्व सीट है उसमें 35 सीट्स बीजेपी ने सिक्योर किया था। तो शायद इस मूव के बाद ये 35 सीट्स बढ़ के आगे कुछ और नंबर देखने को मिल सकती है। ओके, यशवंत सिन्हा जी के बारे में देखना चाहते हैं। ही वॉज एन IAS ऑफिसर जिन्होंने 1960 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्वाइन किया। ये भारत के बहुत ही प्रमुख पदों में आसीन रह चुके हैं। ही सर्व्ड एज फिनांस मिनिस्टर अंडर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर एंड अटल बिहारी वाजपेयी एंड वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वो बीजेपी के सीनियर लीडर थे, बट कुछ मतभेदों के बाद उन्होंने 2018 में रिजाइन कर दिया और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को 2021 में ज्वाइन किया और अब तृणमूल कांग्रेस से भी उन्होंने रिजाइन कर दिया गया है आफ्टर हिज नेम वॉज अनाउंस्ड एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। सो एंड ही बिलोंग्स टू झारखंड। सो झारखंड से बिलोंग करने के बाद थोड़ा शायद समीकरण में आने वाले प्रेसिडेंशियल चुनाव में चेंज हो सकता है क्योंकि सारे ओपोजिशन पार्टी एक तरफ हैं जिसमें JMM भी है, राइट, एंड BJD भी है। जो BJD उड़ीसा की गवर्नमेंट है, JMM झारखंड की। तो झारखंड में एक अच्छा समीकरण देखने को मिल सकता है क्योंकि झारखंड में JMM की सरकार है और JMM की सरकार को हेड करते हैं हेमंत सोरेन जो कि ट्राइबल पॉलिटिक्स करते हैं। तो देखना ये होगा कि वो उस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं जो झारखंड से बिलोंग करते हैं या उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और BJD इसलिए ये देखने योग्य बात है क्योंकि BJD द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से बिलोंग करती हैं, तो शायद ये हो सकता है कि BJD भी द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट कर दे। ओके, तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सिंपल ये बात ये है कि प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा एक हमारे देश में। आर्टिकल 54 ही और सी शैल बी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? जी हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज का आवश्यकता इसलिए पड़ता है क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। जिस तरीके से हमारा नॉर्मल असेंबली इलेक्शन एंड लोकसभा का इलेक्शन जो होता है, जो डायरेक्टली इलेक्शन होता है, उस तरीके का इलेक्शन प्रेसिडेंट का नहीं होता है। तो उसके लिए हम इलेक्टोरल कॉलेज का गठन करना पड़ता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर कौन कौन से होते हैं? तो जितने भी इलेक्टेड MP होंगे, राइट, इलेक्टेड वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितने भी इलेक्टेड MP होंगे एंड जितने भी इलेक्टेड MLA होंगे सारे राज्यों के, और सारे राज्यों में जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उसमें से सिर्फ दिल्ली एंड पुदुचेरी ही अलाउड है इसमें। सो सारे राज्य और दिल्ली एंड पुदुचेरी के सारे इलेक्टेड MLA एंड सारे इलेक्टेड MP इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होंगे और ये सारे लोगों के वोट से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। एंड आर्टिकल 56 ये बोलता है कि टर्म ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी 5 years। आर्टिकल 58 ये बोलता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। तो
एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन जो संविधान में बताया गया है वो ये है कि वो तो पहला भारत का सिटीजन होना चाहिए, दूसरा मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, थर्ड वो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, एंड फोर्थ चीज वो किसी भी प्रॉफिट का पोस्ट होल्ड नहीं करने चाहिए गवर्नमेंट में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में। आर्टिकल 61 बोलती है कि आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रोसीड्योर है, मतलब हम प्रेसिडेंट को किस तरीके से इम्पीच करेंगे। आर्टिकल 62 के तहत ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर खत्म होने से पहले हमें नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, तो डिटेल्स क्या है। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे अभी के करंट प्रेसिडेंट है उनका कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होगा, एंड इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया है जुलाई 18 एज एन इलेक्शन डेट, राइट। अब इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में पहले ही मैंने बता दिया है कि जितने भी इलेक्टेड एमपीज होंगे बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा के, एंड ऑल इलेक्टेड एमपीज ऑफ फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पुदुचेरी ऑल्सो। सो यहाँ पे एक बात जानने वाली बात है कि इलेक्टेड एमपी ही क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा देश रिपब्लिक है और हमारा जो प्रेसिडेंट है वो सर्वोच्च पद पे आसीन है हमारे देश में, तो उनका इलेक्शन पब्लिक के द्वारा ही होगा, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। तो जो भी पब्लिक ने जिन लोगों को ही रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो इनका इलेक्शन पब्लिक के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही होता है। तो दैट्स वाई इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए को ही ये एलिजिबिलिटी दी जाती है कि वो वोट कर सके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का सिस्टम है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो दो तरह का इलेक्शन होता है, एक तो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन, राइट। जो हमारे यहाँ जो भी असेंबली इलेक्शन होती है या हमारे यहाँ जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन होता है। तो वो किस तरीके का होता है, तो सपोज कीजिए अगर किसी कंस्टिट्यूशन में 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं उस एरिया के उस कंस्टिट्यूशन के एमएलए या एमपी के लिए, तो जिन्हें भी मैक्सिमम वोट मिलेगा, राइट, वो इलेक्ट हो जाएंगे। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा होता है कि सपोज ABCD 4 कैंडिडेट हैं सपोज, और जितने भी एमएलए एमपी हैं वो बैलेट में अपना प्रेफरेंस डालेंगे। सपोज 1 प्रेफरेंस, इसमें चारों कैंडिडेट में से किसी को भी 1 प्रेफरेंस डाला जाएगा, 2 डाला जाएगा, 3 डाला जाएगा एंड 4 डाला जाएगा। तो जब फर्स्ट प्रेफरेंस में ये देखा जाए कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में ही जो फर्स्ट बार जो वोटिंग हुआ उसमें ही अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स किसी कैंडिडेट को मिल जाते हैं तो वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट बन जाएंगे एंड वोटिंग क्लोज हो जाएगी। बट अगर सपोज यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन आया, ऐसा सिचुएशन आया जिसमें ये चारों कैंडिडेट्स में से किसी ने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट सिक्योर नहीं कर पाए, तो क्या होगा, फिर से वोटिंग होगा। तो उसके लिए क्या होगा, जो सबसे लास्ट में जो कैंडिडेट है जिनको सबसे कम प्रेफरेंस मिला हुआ है उनको हटा दिया जाएगा, एंड अब फिर से वोटिंग होगी दोबारा इसी तरीके से प्रेफरेंस के ऑर्डर में प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अब जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो सिर्फ 3 कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो फिर से उसी प्रकार से सीक्रेट बैलेट में जब डाला जाएगा उसके बाद फिर से चेक किया जाएगा, तो उसके बाद अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स मिल जाते हैं किन्हीं को तो फिर वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, राइट। सो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब इसका। एंड मैंने पहले ही बताया कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है लोकसभा एंड राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के वो एलिजिबल नहीं होंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। एंड साथ ही साथ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जो हैं जिस भी राज्य में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो अभी फिलहाल में हमारे देश में सिर्फ 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कौन कौन से राज्य हैं, तो बिहार है, यूपी है ना, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है एंड तेलंगाना है एंड एक है आंध्र प्रदेश, राइट। तो ये 6 हैं। अभी वेस्ट बंगाल ने भी रिक्वेस्ट किया है, देखिए अगर वहाँ हो जाता है तो हमारे देश में टोटल 7 ऐसे राज्य हो जाएंगे जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बट अभी फिलहाल में 6 ऐसे देश हैं, 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ओके, वैल्यू ऑफ वोट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओके, हमने बात की कि सारे एमएलए, इलेक्टेड एमएलए एंड एमपीज इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होंगे जो वोटिंग करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, राइट। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे एमएलए का वोट इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन प्ले अ मेजर रोल इन द वैल्यूएशन ऑफ वोट्स। तो बेसिकली जिस भी राज्य का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उस राज्य के एमएलए का वोट्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। जैसे यूपी के राज्य का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो यूपी के एक एमएलए का वैल्यू, वोट का वैल्यू 208 होता है। और सिक्किम जहाँ का पॉपुलेशन लगभग बहुत कम है तो वहाँ के एक एमएलए का वोट का वैल्यू 7 होता है।
तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए कैसे हम निकालते हैं, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को हम डिवाइड करते हैं उस राज्य के टोटल इलेक्टेड एमएलए के साथ, एंड जो वैल्यूएशन आता है उसे हम 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो वैल्यूएशन आएगा, फाइनल वैल्यूएशन, वो एक एमएलए का वैल्यू होगा उस राज्य के लिए। तो इसी तरीके से हम हर एक राज्य का वैल्यूएशन निकाल लेते हैं एमएलए का। फिर जब एमपी का वैल्यूएशन निकालना होता है हमें, एक एमपी का कितना वैल्यू होगा, तो हम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स जो हमने निकाला है उससे हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी के साथ, एंड जो वैल्यूएशन आया वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ 1 एमपी। अब सवाल ये उठता है कि हम इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों करते हैं, हम डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं कर लेते हैं प्रेसिडेंट का, जैसे लोकसभा में और असेंबली इलेक्शन में होता है, पब्लिक डायरेक्ट ही वोट दे देगी जाके प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो बट ये इसलिए नहीं किया जाता कि इससे कुछ कुछ समस्या क्रिएट हो सकता है। अब क्या क्या समस्या क्रिएट हो सकता है देखते हैं हम लोग। हम सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे देश के लिए नॉमिनल हेड होते हैं और उनके पास सिर्फ सेरेमोनियल पावर होता है, राइट। तो हमारे देश में 2 हेड होते हैं, एक नॉमिनल हेड एंड एक रियल हेड। तो हमारे रियल हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एंड प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं। और सेरेमोनियल पावर है प्रेसिडेंट के पास और रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो ये भी कारण है कि जो भी एक नॉमिनल हेड है जिनके पास सेरेमोनियल पावर है, हम उनका इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए क्यों डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि डायरेक्ट इलेक्शन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड बहुत कॉस्टली अफेयर है, राइट। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरी बात कि अगर डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे हम प्रेसिडेंट को भी, तो हमारे पास 2 इलेक्टेड हेड हो जाएंगे देश में, तो उनके बीच में टसल होगा, क्योंकि दोनों ही डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ है कि रूल बाय द पीपल, तो दोनों को पब्लिक ने ही डायरेक्टली इलेक्ट किया है। तो किनका ऑथोरिटी सबसे ज़्यादा होगा, इस बात का क्लेम के लिए हमेशा क्लैश होता रहेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने डायरेक्ट इलेक्शन रखा है। एंड द लास्ट and the most important thing, direct election is not desirable for someone expected to be non-party man and respected by all political party। तो हम सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लॉ मेकिंग में, ठीक है। उनका एसेंट बहुत ज़रूरी होता है, उनका कंसेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिल को पास लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद फाइनल एक्ट बनने के लिए, राइट। तो उनको नॉन पार्टी मैन होना बहुत ज़रूरी है और उनको सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारे इक्वली रेस्पेक्ट करें, इसके लिए हमें भी इनडायरेक्ट इलेक्शन करना पड़ता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जैसे असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में देखते हैं, तो सारे पार्टी अपने अपने कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग करेंगी। कैंपेनिंग में क्या क्या होता है हम सभी जानते हैं, और उतना तामझाम के बाद कोई भी जो प्रेसिडेंट बनेगा वो नॉन पार्टी मैन के नज़र से लोग उन्हें देखेंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है। और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी उनका रेस्पेक्ट करें, ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सबसे बचने के लिए और इन सब चीज़ों को टसल को अवॉइड करने के लिए हम इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, राइट। सो दिस वाज द टुडेज टॉपिक। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ जानकारी दी होगी। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज आलोक कुमार वर्मा साइनिंग ऑफ।